नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक करंट अफेयर्स के इस सेशन में। दैनिक करंट अफेयर्स आपका शुक्रवार से बाधित था और बाधित होने के पीछे जो कारण था, क्योंकि आई फ्लू इस समय चल रहा है, आप सब जानते होंगे। उसी की आप कह सकते हैं उसी का संक्रमण था, लेकिन प्रारंभिक स्तर पे था। तो 2 दिन चीज़ों को ब्रेक करने पे, 2 दिन केयर करने पे और चीज़ें बढ़ी नहीं और सब कुछ नॉर्मल है पूर्व के जैसा। तो आज से हम अपने इस सेशन को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रयास यही रहेगा कि इस तरह की कोई आपात स्थिति ना आए, तो अब ये सेशन जो है वो रेगुलर रहेगा। आप सब में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बिहार राज्य के बाहर के भी हैं और इस करंट अफेयर्स के सेशन को देखते हैं। आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आप रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, आप उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको बता दें, ये करंट अफेयर्स सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप आगामी 2 से 3 महीने में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन सीरीज़ महत्वपूर्ण है। रिवीजन सीरीज़ को आप नियमित देखें, क्योंकि रिवीजन सीरीज़ में हम जो प्रयास कर रहे हैं वो अगस्त 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक के घटनाक्रम को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो रिवीजन के लिए आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं और रेगुलर बने रहने के लिए आपको ये सीरीज़ देखना अनिवार्य है। साथ ही साथ आवश्यक यह भी है कि डेली बेसिस पर आप नोट्स तैयार करते हुए चलें, क्योंकि यदि आपके पास अपना नोट्स नहीं होगा और नोट्स बनाने का जो तरीका बताया गया है मेरे द्वारा उस तर्ज पर बनाइए, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। अन्यथा यदि आप इस प्रश्नोत्तरी सेशन को ऐसे उतार लेते हैं, विकल्पों को टिक कर लेते हैं और आप सोचें कि इसके बेसिस पर आप रिवीजन कर पाओगे, तो यह असंभव है, क्योंकि ये जो तरीका है ये त्रुटिपूर्ण है। तो चलिए चीज़ों की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए यदि किसी को नोट्स कैसे बनाना है, जो कि मैंने बताया है, नहीं पता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। हम आपको संबंधित वीडियो की लिंक उपलब्ध करा देंगे, जिसके माध्यम से आप नोट्स बनाने का जो प्रॉपर तरीका है वो सीख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज भी जो प्रश्नों की संख्या है, यदि मैं बात करूं तो इसमें टोटल 10 से 11 प्रश्न हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भले ही हमारे इस सेशन में 10 से 11 प्रश्न होते हैं, लेकिन तथ्यों की यदि हम बात करें तो अथाह होते हैं। कम से कम 40 से 50 प्रश्न इन तथ्यों के आधार पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम 10 प्रश्नों में चीज़ों को लिंक करके समेटने का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, आप में से जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े होंगे आपको पता होगा ये प्रश्न हमने लगभग 2 माह पूर्व कराया था। जब ये समझौता हुआ था उसी समय मैंने इस प्रश्न के बारे में आपको बताया था। तो देखिएगा, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद फिर संबंधित प्रश्न का जवाब देना है। पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और उसके बाद जवाब देना है। क्या बोला जा रहा है? हाल ही में प्रतिष्ठित विमान निर्माता कंपनी एयरबस, आपको हमने वैश्विक स्तर पर जो प्रमुख विमान निर्माता कंपनी है उनके बारे में बताया था। जैसे एयरबस मैंने आपको बताया था, जैसे हमने आपको बोइंग बताया था, तो इस तरह के, और रसिया की कई सारी विमान निर्माता कंपनियों के बारे में बताया था। तो कई सारी कंपनियों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। तो यहाँ पे याद रखना है कि एयरबस भी एक प्रमुख विमान निर्माता कंपनी है। विशेष रूप से यात्री विमान जो हैं वो एयरबस द्वारा बनाए जाते हैं। आज जो यात्री विमान आप देखते होंगे, यदि आप हवाई यात्रा करते होंगे, तो जो यात्री विमान हैं वो प्रमुखतः 2 ही कंपनियों के होते हैं। ज़्यादातर एयरबस के हैं और उसके बाद फिर बोइंग के विमान होते हैं। ठीक है, तो एयरबस और बोइंग के ही 2 प्रमुख विमान निर्माता कंपनी हैं, जिनके जो विमान हैं वो यात्री, आप कह सकते हो विमान के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनमें एयरबस प्रमुख स्थान पर है। एयरबस में भारत में किस कंपनी के साथ विमान बनाने के लिए समझौता किया? बोला जा रहा है कि जो एयरबस है उसने भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विमान बनाने को लेकर के एक समझौता किया है। तो ये कंपनी इनमें से कौन सी है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सी है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो विमान बनाए जा रहे हैं विशेष रूप से, इसमें से 56 विमान टोटल बनाए जाने हैं। ठीक है, 56 विमानों को लेकर के समझौता हुआ था। और आपको बता दें ये जो विमान थे ये विशेष रूप से जो बनाए जा रहे हैं, ये 56 के 56 जो विमान बनाए जा रहे हैं ये विशेष रूप से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे सेना के जवान हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए ये विमान बनाए जा रहे हैं, पहली बात।
ठीक है। अब इन 56 विमानों में से आपको पता होगा कि 16 विमान तो खरीदे जाएंगे, 16 विमान खरीदे जाएंगे किससे? एयरबस से खरीदे जाएंगे। लेकिन जो बाकी के 40 विमान हैं ये भारत में बनाए जाएंगे और मेक इन इंडिया, ठीक है, इस तर्ज पर ये भारत में बनाए जाएंगे और इन्हीं को लेकर के समझौता हुआ है कि भाई ये 40 विमान हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे। ये कंपनी है टाटा, तो ये समझौता हुआ है टाटा के साथ। यहाँ पर एयरबस जो है प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी करेगा एयरबस को, और एयरबस और टाटा मिलकर 40 विमान भारत में बनाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी एक कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा एडवांस सिस्टम के माध्यम से ये बनाए जाएंगे, ठीक है। अब बात हो रही है कि ये जो विमान बनाए जाएंगे ये कहाँ पर बनाए जाएंगे, तो सबसे पहले याद रखना है ये गुजरात में बनाए जाएंगे। गुजरात में कहाँ पर बनाए जाएंगे, तो याद रखना है बड़ोदरा, ठीक है, गुजरात के बड़ोदरा में ये विमान बनाए जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही हमने गुजरात की बात की, कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर बहुत तीव्र गति से हम बात करें तो चर्चाएं हो रही हैं, बहुत तीव्र गति से इसको विस्तार दिया जा रहा है। और जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो आपको पता होगा भारत में जो सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया, सेमीकंडक्टर का जो प्लांट वो कहाँ लगाया गया, वो गुजरात में लगाया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पूर्व में इसके बारे में बताया भी गया है। अभी कल हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से बताया कि हम अपने आप को, भारत को सेमीकंडक्टर हब के रूप में बनाना चाहते हैं और आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माता के रूप में उभरकर सामने आएगा। इसके साथ साथ आपको पता होगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भी बनाया जा रहा है, और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो बनाया जा रहा है ये कहाँ बनाया जा रहा है, लोथल में बनाया जा रहा है। और लोथल कहाँ पे है, लोथल है गुजरात में। आपने सैंधो सभ्यता पढ़ा होगा, सैंधो सभ्यता में लोथल का जिक्र होता है। और आप यह भी जानते होंगे जब हम बात करते हैं लोथल की, तो आप जानते हैं लोथल किस नदी के तट पर स्थित था, ये आपको बताना है, क्योंकि सैंधो सभ्यता आपने पढ़ा होगा, ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको बताना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत का पहला सैनिक स्कूल जो एक सरकारी संगठन चलाएगा, भारत का पहला स्कूल जो एक सहकारी संगठन चलाएगा, इसकी स्थापना हुई है मेहसाना में। और मेहसाना कहाँ है, मेहसाना भी है गुजरात में। याद रखिएगा ये जो सहकारी संगठन है इसका नाम क्या है पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है दूध सागर डेयरी। क्या नाम है, दूध सागर डेयरी। भारत का पहला सहकारी संगठन है जो सैनिक स्कूल को चलाने जा रहा है, और ये सैनिक स्कूल कहाँ से संबंधित है, मेहसाना गुजरात से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि जब हम यहाँ पे कुछ कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे टाटा, L&T, अंबानी ग्रुप, रिलायंस की हमने बात किया, तो क्या आपको पता है कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है आज की तिथि में? जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको पता होगा भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है रिलायंस, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पर अब आ गया है HDFC, ठीक है। याद रखिएगा भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है, HDFC बैंक। और TCS जो है ये चला गया है तीसरे स्थान पे, TCS तीसरे स्थान पे चला गया है। अभी हाल ही में HDFC का मर्जर हुआ था, तो उसी के बाद से HDFC दूसरे स्थान पर आ गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गुजरात राज्य में एक योजना भी चल रही है जिसका नाम है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। नाम से ही स्पष्ट है कि श्रमिकों के लिए है। तो अंत्योदय श्रमिक योजना जो है इसमें क्या लाभ दिया जा रहा है, इसमें जो श्रमिक हैं, क्योंकि आप जानते हैं गुजरात में भारी संख्या में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ के लोग गुजरात जाते हैं काम करने के लिए। तो ये जो श्रमिक योजना है इसमें 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, ये घोषणा की गई है। तो अंत्योदय श्रमिक योजना यदि पूछा जाए तो आपको गुजरात राज्य टिक करना है। आइए देखते हैं आगे। जितनी चीज़ें बोली गई गुजरात सेक्शन के अंतर्गत सभी को नोट करना है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राज्यसभा उपाध्यक्ष के पैनल में कितने महिलाओं को नियुक्त किया गया है? आप जानते हैं राज्यसभा के प्रमुख के रूप में किसको देखा जाता है, उपराष्ट्रपति को देखा जाता है। यदि उपराष्ट्रपति मान लीजिए किसी समय उपलब्ध नहीं है
तो उस सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उस सेशन की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष के पैनलों में से कोई एक व्यक्ति, और उसी उपाध्यक्ष के पैनल की यहाँ पे बात की जा रही है। और इसमें बोला जा रहा है कि कितने महिलाओं को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, इस पैनल में 50% महिलाओं को शामिल किया गया है, और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। तो पहली बार ऐसा किया गया है, याद रखिएगा, कितना? 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को जवाब देना है। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? अब जानते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद महात्मा गांधी पहली बार ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस गए थे। कहाँ गए थे? ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहली बार गए थे महात्मा गांधी, देश को संबोधित करने के लिए। जो कत्लेआम चल रहा था उसके बारे में लोगों को एक प्रकार से संदेश देने के लिए महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस गए थे। और जब महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस गए थे, वो तिथि थी 12 नवंबर, और इसीलिए हम 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कारण भी पता होना चाहिए और तिथि भी याद रखनी है। यदि भारत में पूछ लिया जाए कि भाई पहली रेडियो सेवा कब शुरू हुई थी, तो भारत में पहली रेडियो सेवा शुरू हुई थी 1927 में। भारत में पहली रेडियो सेवा शुरू हुई थी 1927 में, लेकिन जुलाई 1927 में जो ये रेडियो सेवा शुरू हुई थी, ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकी थी, और आपको बता दें 3 सालों में ही ये बंद हो गई थी। फिर 1930 में एक दूसरी रेडियो सेवा की स्थापना की गई, और 1930 में ये जो दूसरी रेडियो सेवा की स्थापना की गई, इसी को बोलते हैं आप ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो। अब आपको पता होगा प्रसार भारती के बारे में, आपको पता होगा। ठीक है, प्रसार भारती के माध्यम से संचालित की जाती है। और जब हमने प्रसार भारती की बात की, पिछले दिनों आपको बताया, एक योजना चल रही है जिसका नाम है बिंड, प्रसार भारती के उन्नयन के लिए। तो बिंड योजना को भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए एक विशेष प्रकार की मछली का प्रयोग किया गया है? क्या बोला जा रहा है? एक विशेष प्रकार की मछली का प्रयोग किया गया है। ये जो मछली है, आप जानते हैं, चाहे डेंगू की बात आप कर लीजिए, चाहे मलेरिया की बात कर लीजिए, इनके जो परजीवी होते हैं कहीं ना कहीं वो पानी से संबंधित होते हैं। जल भराव जहाँ होता है, आप जानते हैं, वहीं पर इनका जन्म होता है। जो मच्छर होते हैं, मच्छरों के, क्योंकि इनके जो वायरस हैं उनकी बात कर लीजिए, या इनके जो परजीवी हैं उनकी बात कर लीजिए, तो उनको ले जाने वाले या उनके जो वाहक मच्छर हैं, उनके अंडे कहाँ पनपते हैं? जहाँ पे जल भराव होता है। तो विशेष रूप से ये जो मछली है वो जल भराव वाले स्थानों में यदि छोड़ दिए जाए, तो वहाँ पे इनके जो अंडे होते हैं, वायरस या इनके परजीवी के वाहक के जो अंडे होते हैं, उनको ये खा लेती है। इसका नाम है गम्बूसिया। मछली का क्या नाम है? गम्बूसिया। और ये जो गम्बूसिया मछली है, ये ऐसे तो यूएसए मूल की है, और इस योजना को संचालित किया है आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, गम्बूसिया मछली के माध्यम से मलेरिया और डेंगू को रोकने का प्रयास आंध्र प्रदेश का है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक समस्या होगी, बहुत सारे लोगों को डाउट हो गया मलेरिया और डेंगू में। मलेरिया और डेंगू में डाउट होगा। आज हम आपके डाउट को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सबको होगा, हमें भी था। ठीक है, जब तक हमें जानकारी नहीं थी तब तक हमें भी था। अब यदि हम मलेरिया की बात करें तो आपको बता दें, मलेरिया जो फैलता है वो परजीवी के कारण। किसके कारण? परजीवी के कारण। डेंगू की यदि हम बात करें, ये फैलता है वायरस के कारण, मतलब इसका जिम्मेदार होता है एक वायरस, और मलेरिया का जिम्मेदार होता है एक परजीवी। याद रखिएगा, मलेरिया का जिम्मेदार होता है परजीवी
और वायरस का डेंगू का जिम्मेदार होता है वायरस। ये प्रश्न विज्ञान में भी पूछा जा सकता है, ये दोनों स्पष्ट होना चाहिए। अब इसमें बता दें कि ये जो परजीवी है इसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी के माध्यम से मलेरिया फैलता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, आप जानते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे तो है नहीं कि सीधे मानव शरीर पे पहुंच जाएगा, तो इसको मानव के रक्त में पहुंचाने का काम कौन करता है? इसको मानव के रक्त में पहुंचाने का काम करता है एक मच्छर, और इसका क्या नाम है? इसका नाम है मादा एनोफिलीज, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी को मादा एनोफिलीज, ठीक है, मादा एनोफिलीज जो मच्छर है ये मानव रक्त तक पहुंचाता है, और जब मानव रक्त तक पहुंचाता है तब व्यक्ति मलेरिया से संक्रमित हो जाता है। डेंगू की यदि हम बात करें, जैसे हमने देखा कि यह एक वायरस है और इसको मानव रक्त तक कौन पहुंचाता है? तो इसको पहुंचाता है एडीज इजिप्ट नामक मच्छर जो है इसको मानव रक्त तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे दो मूलभूत अंतर आपको अवश्य पता होना चाहिए। क्या क्या? कि भैया मलेरिया जो है वो परजीवी से फैलता है और डेंगू जो है वो वायरस से फैलता है। मलेरिया के लिए जो वाहक होता है इसके परजीवी का वो है मादा एनोफिलीज, और डेंगू के लिए जो वाहक होता है वो है एडीज इजिप्ट। तो आज के बाद ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मलेरिया और डेंगू में अंतर क्या है। आज आपको अंतर स्पष्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सौर मिशन इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला सौर मिशन इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? चलिए बताइएगा। आप जानते हैं सौर मिशन के बारे में सबको पता है, आदित्य L1 कई बार बताया गया, ठीक है। आदित्य L1 ये हमारा सौर मिशन है, ये इसरो का सौर मिशन है। कब लॉन्च किया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है, तिथि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा। आपको बता दें रॉकेट कौन सा प्रयोग किया जाएगा, तो इसका नाम होगा PSLV-XL, ठीक है। क्या नाम होगा? PSLV-XL रॉकेट के द्वारा इसको छोड़ा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कब छोड़ा जाएगा? तो याद रखना है ये छोड़ा जाएगा 26 अगस्त को, ठीक है। 26 अगस्त को छोड़ा जाएगा, ठीक। यदि आपने कल का समाचार पत्र पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अभी हाल ही में एक और मिशन छोड़ा गया है जो कि PSLV-C56 रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया। PSLV-C56 कल का समाचार पत्र उठा लीजिएगा, देखने को मिल जाएगा। PSLV-C56 रॉकेट के माध्यम से छोड़ा गया। और आपको बता दें PSLV-C56 के माध्यम से जो छोड़ा गया इसमें एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट छोड़ी गई है जिसका नाम है DSSAR। क्या नाम है? DSSAR। और ये जो DSSAR सैटेलाइट है ये किस देश की है? ये है सिंगापुर की सैटेलाइट। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई PSLV-C56 रॉकेट के माध्यम से इसरो ने किस देश की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा, तो वह है DSSAR जो कि है सिंगापुर की। और आपको बता दें कि कुल 7 सैटेलाइट इसमें भेजे गए थे, लेकिन वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेजर था DSSAR जो कि सिंगापुर का है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पे कुछ चीज़ें कि भाई इसको भेजा कहाँ गया है। इसको भेजा गया है NEO में। NEO का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट। तो इस सैटेलाइट को कहाँ भेजा गया? नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में इसको भेजा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि इसरो, क्योंकि ये एक वाणिज्यिक मिशन है, इससे इसरो की आमदनी होती है, ठीक है, ये इससे इसरो का बिजनेस होता है। ये जो, क्योंकि यदि हम सिंगापुर की सैटेलाइट छोड़ते हैं, यदि हम मलेशिया की सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो ये देश हमारे पास क्यों अप्रोच कर रहे हैं? क्योंकि हम बहुत सस्ते में छोड़ दे रहे हैं। और नासा की बात करें, नासा के साथ साथ SpaceX की बात करें, इन सब का जो कॉस्ट है वो हमारे अपेक्षा कहीं ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे देश अब इसरो की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और भविष्य में निश्चित तौर पर इसरो इसमें सफल भी रहेगा। एक
बेहतर आप कह सकते हो कि एक भारत के राजस्व में आप कहोगे कि एक बेहतर योगदान इसरो का होगा। अब इसमें यदि मैं बात करूं कि भाई ये कंपनी है कौन जिसके द्वारा इन वाणिज्यिक मिशनों को संभाला जाता है, मतलब यदि आपको कोई सैटेलाइट इसरो के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजनी है तो आप किसको संपर्क करोगे? इसरो को संपर्क करोगे या संबंधित मंत्रालय को संपर्क करोगे, किसको करोगे? तो इसके लिए इसरो ने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है यही इसरो के समस्त वाणिज्यिक मिशनों को देखता है। कोई भी वाणिज्यिक मिशन होगा तो सबसे पहले आपको संपर्क करना पड़ेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में, इसके बारे में संपर्क करना पड़ेगा और यहीं से आपका जो मिशन होगा उसको लेकर के यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। एक चीज़ और बता दीजिएगा, जैसे हमने सौर मिशन के बारे में बात किया तो आप जानते हैं सूर्य की बात आती है तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है या नाभिकीय विखंडन की? सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है या नाभिकीय विखंडन की? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? चलिए बताइएगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। ये राज्य वही है जहां पर द एलिफेंट विस्पर्स एक मूवी थी, आप जानते होंगे द एलिफेंट विस्पर्स, और ये जो मूवी थी शॉर्ट मूवी की कैटेगरी में इसको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था। और इस मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो हुई थी तमिलनाडु में। मतलब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु में किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर याद रखिएगा, बोम्बन एक हाथी है वो इसका शुभंकर है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया द एलिफेंट विस्पर्स की शूटिंग हुई कहाँ थी, किस टाइगर रिजर्व में हुई थी या किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी, तो आप बताओगे मुदमुलाई टाइगर रिजर्व में इसकी शूटिंग हुई थी। ठीक है, इसको बताइए। हाल ही में जारी क्यूएस रैंकिंग के अनुसार विश्व में छात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? छात्रों के हिसाब से विश्व का सबसे सुलभ शहर कौन सा है आपको बताना है। सियोल, लंदन, बेंगलुरु या मेलबर्न? चलिए बताइएगा। फास्ट जवाब। और लेटेस्ट रैंकिंग है, क्यूएस रैंकिंग है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लंदन। लंदन पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे जापान की राजधानी टोक्यो। इसको बताओ। हाल ही में चर्चा में रही बच्ची, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोक्ष राय। ठीक है, को किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोक्ष राय एक बच्ची का नाम है और बोला जा रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने इसको पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किस देश के प्रधानमंत्री ने इसको सम्मानित किया है आपको बताना है। आपको बता दें कि इस बच्ची ने पर्यावरण के लिए बहुत कार्य किया, पर्यावरण हित में बहुत कार्य किया और इसके कार्यों को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसको सम्मानित किया है। ये बच्ची भारत की है। ठीक है, तो नाम याद रखना है मोक्ष राय। आयकर दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? चलो, आयकर दिवस तो हम मनाते हैं, आप जानते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि भैया आयकर दिवस की शुरुआत कब हुई थी। आप जानते हैं 1857 की क्रांति आप सब ने पढ़ा होगा। ठीक है, कि भाई 1857 की जो क्रांति थी इससे अंग्रेज़ों का काफ़ी नुकसान हुआ था। विशेष रूप से ये जो हमारा हिंदी भाषी बेल्ट है, जो उत्तरी राज्य हैं, इनमें अंग्रेज़ों का बहुत नुकसान हुआ था। फिर अंग्रेज़ों ने इसको कवर करने के लिए कि जो यहाँ पे नुकसान हुआ है उसको कवर कैसे किया जाए, तो यहाँ पे एक टैक्स वसूलना इन्होंने शुरू किया और उसको नाम दिया आयकर। तो ये जो टैक्स वसूला जाता है ये अंग्रेज़ों की देन है और अंग्रेज़ों ने ही इसकी शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत किया था 1860 में। ठीक है, किस तारीख को किया था अभी हम उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया किसके द्वारा शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा सर जेम्स बिलियन द्वारा। सर जेम्स
सर जेम्स बिलियन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, आपको याद रखने की ज़रूरत है। सर जेम्स बिलियन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1860 में और तिथि थी 24 जुलाई। तो ये भी याद रखना है कब शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये भी याद रखना है, क्योंकि तिथि तो हर कोई याद रखता है। हाल ही में चर्चा में रहा चाचिन गैंजिंग उत्सव का संबंध किस राज्य से है? इसको बोलते हैं चाचिन चराई, ये भी याद रखिएगा। चाचिन चराई भी इसको बोलते हैं। तो यदि चाचिन चराई हिंदी में बोल दिया जाए तो भी आपको याद रखना है। चाचिन गैंजिंग उत्सव का संबंध किस राज्य से? नाम जैसे मैंने बोला चाचिन चराई, तो यहाँ पे चराई शब्द से आप जान रहे हो कि जानवरों को चराने से संबंधित है। अब सबसे पहली बात तो संबंधित है किस जानवर से, ये आपको पता होना चाहिए। भेड़, बकरी, गाय किस जानवर से संबंधित है? याद रखिएगा, ये याक से संबंधित है। ठीक है, याक पशु से संबंधित एक त्यौहार है। अब अगर याक पशु से संबंधित एक त्यौहार है तो आप सबको पता होगा याक पशु जो है वो हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब इसका जो जवाब होगा वो हिमालयी कोई राज्य होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे एक जनजाति है जिसका नाम है मोनपा। जो मोनपा ट्राइब है उसके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। चाचिन चराई किसके द्वारा मनाया जाता है? मोनपा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। मोनपा ट्राइब की बात करें तो मोनपा ट्राइब वही जनजाति है जो हाथ से कागज का निर्माण करती है। ठीक है, ये लोग हाथ से कागज बनाते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सी जनजाति है जो हाथ से कागज तैयार करती है, तो वहाँ पे याद रखना है मोनपा ट्राइब। मोनपा ट्राइब जो है ये हाथ से कागज तैयार करती है। और आपको पता होगा ये राज्य है जहाँ पे आप कह सकते हो कि पक्के टाइगर रिजर्व और सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के तवांग से संबंधित है। ये तवांग विवादित एरिया है, जानते हैं आप, लगातार चर्चा में रहता है भारत चीन संबंधों में। तो तवांग से ये संबंधित है, तवांग में आपकी ये ट्राइब रहती है और वहीं से ये संबंधित है। जैसे ही हमने बात किया ट्राइब्स की, तो आपको पता होगा भारत में एक मंत्रालय भी है इनके लिए जिसका नाम है जनजातीय कार्य मंत्रालय। और जनजातीय कार्य मंत्रालय की बात करें तो वर्तमान समय में इसका कार्यभार है अर्जुन मुंडा के पास। अर्जुन मुंडा की यदि हम बात करें तो भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रमुख के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। NIRF रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ IIM संस्थान कौन सा है? चलिए बताइएगा, क्या बोला जा रहा है, ये होमवर्क है आपका। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो भारत की अपनी रैंकिंग है, उसके अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ IIM संस्थान कौन सा है आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। साथ ही साथ एक होमवर्क और आपका है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने अरुणाचल प्रदेश की बात की, तो आपको विकल्पों में उत्तराखंड भी देखने को मिल रहा होगा, हिमाचल प्रदेश भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन तीनों राज्यों में आपको दर्रे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश छोड़ दीजिए, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में आपको दर्रे देखने को मिलते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भैया उत्तराखंड से कौन सा दर्रा संबंधित है और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे आपको देखने को मिलते हैं, ये आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबमिट करोगे। यह भी आपका होमवर्क है। तो आप 2 राज्यों से संबंधित दर्रे, साथ ही साथ आपके लिए जो यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है, ये आपको अनिवार्य रूप से कमेंट बॉक्स में सबमिट करना है और इसको आप सब अनिवार्य रूप से सबमिट करिएगा। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। और उससे पहले कल मैं आपको बता दूं कि कल से आपकी रिवीजन सीरीज जो थी वो भी आपको देखने को मिलेगी और दैनिक जो सीरीज चल रही है ये भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसका समय जो था सुबह 5 बजे था, तो ये कल से सुबह 5 बजे मिलेगा, क्योंकि आज कुछ समस्याएं थी जैसे मैंने आपको बताया, तो उसी वजह से ये सेशन आपको विलम्ब से मिला है। लेकिन आज के बाद कल से वो जो निर्धारित समय है सुबह 5 बजे का, उसी समय आपको दैनिक सेशन देखने को मिलेगा और जो रिवीजन सीरीज है उसके लिए हम आपको समय टेलीग्राम ग्रुप पर अवगत करा देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।